अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम तो है सॉलिड स्टेट एसी ड्राइव्स। अब इस सॉलिड स्टेट एसी ड्राइव को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ब्रीफ सा बता दूं कि एसी ड्राइव क्या है। आगे जाके इसको डिटेल भी देखेंगे। एसी ड्राइव बेसिकली क्या है कि जितनी भी एसी मशीन्स हैं, स्पेशली एसी मोटर्स, जितनी भी एसी मोटर्स हैं, उन मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करने का जो सर्किट होता है उसको एसी ड्राइव कहते हैं। यानी एसी मोटर तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जानते हैं कि एसी मोटर जो है उसको जब आप पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे और पावर लाइन से कनेक्ट करके जब आप पावर ऑन करेंगे तो एसी मोटर एकदम से अपनी आरपीएम पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये एसी मोटर जो है उसकी आरपीएम हम खुद कंट्रोल करें, हम चाहें तो वो स्लो हो जाए, हम चाहें तो फास्ट हो जाए, तो उस एसी मोटर के साथ एक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना पड़ेगा आपको। वो सर्किट एसी ड्राइव कहलाएगा। यानी वो असल में एसी की स्पीड का कंट्रोलर होगा। सो एसी ड्राइव इज़ बेसिकली एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, ये तो हो गई एसी ड्राइव की बात। अब एसी ड्राइव जो है बहुत पहले, बहुत पुराने वक्तों में एसी ड्राइव जो है वो रिले लॉजिक पे बनाई जाती थी। उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट भी होते थे, उसके अंदर रिलेज भी लगती थी और इन सब से मिलकर एसी ड्राइव का सर्किट बनता था। तो वो क्लासिकल एसी ड्राइव थी। अब जो एसी ड्राइव है उसमें ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं यानी आईसीज हैं, आईसीज और एसएमडीज और बहुत ही माइक्रो लेवल की चिप्स लगी होती हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनता है और वो कार्ड असल में स्पीड को कंट्रोल करता है एसी मोटर्स की। तो चूंकि अब वो मैकेनिकल तरीके से या रिले लगाकर उस तरह से एसी ड्राइव नहीं बनती, बल्कि एसएमडी कंपोनेंट से या इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज के ज़रिए से या जिसमें के बहुत ही स्पेशलाइज्ड वीएलएसआई टेक्निक यूज़ होती है, उससे मिलकर हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो इसलिए अब जो एसी ड्राइव आती है वो कहलाती है सॉलिड स्टेट एसी ड्राइव। ये तो हो गया एसी ड्राइव का बेसिक, मैंने आपको बता दिया कि है क्या। अब अगर हम एसी मोटर्स को देखें तो एसी मोटर में सबसे फंडामेंटल मोटर जो है, जो सबसे बेसिक मोटर है या जो सबसे पॉपुलर मोटर है, वो लाजमी बात है वो इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर को अगर शायद आपको मालूम होगा या नहीं मालूम तो आपको मैं बता दूं कि इंडक्शन मोटर को रोटरी ट्रांसफार्मर कहते हैं। रोटरी ट्रांसफार्मर यानी घूमता हुआ ट्रांसफार्मर। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो कभी भी नहीं घूमता। ट्रांसफार्मर एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, चाहे वो पीएमटी का ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो सब स्टेशन का हो, यूनिट स्टेशन का हो, कहीं का भी हो। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेशनरी होता है, वो घूमता नहीं है। लेकिन इंडक्शन मोटर को रोटरी ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब भी रोटरी ट्रांसफार्मर का लफ्ज़ आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रोटरी ट्रांसफार्मर को वो ऑटो ट्रांसफार्मर समझते हैं। जहन में रखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। और अगर रोटरी ट्रांसफार्मर का वर्ड बोला जाएगा तो उसका मतलब है इंडक्शन मोटर। तो चूंकि आगे चलकर हमें एसी ड्राइव पढ़नी है और एसी ड्राइव को पढ़ने के लिए हमें इंडक्शन मोटर को समझना है, और इंडक्शन मोटर के जब हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं तो इंडक्शन मोटर का जो मैथमेटिकल मॉडल बनता है वो ट्रांसफार्मर जैसा बनता है। तो इस वजह से हम पहले ट्रांसफार्मर का मैथमेटिकल मॉडल समझ लेते हैं,
ताकि ट्रांसफार्मर का मैथमेटिकल मॉडल जब आपको क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब इंडक्शन मोटर का मैथमेटिकल मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। इंडक्शन मोटर का मैथमेटिकल मॉडल आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर एसी ड्राइव आपको समझने में आसानी होगी कि वो इंडक्शन मोटर के कौन कौन से कंपोनेंट को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करती है। तो आई होप द सीक्वेंस इज़ क्लियर टू यू। तो मैं आपको अब थोड़ा सा ट्रांसफार्मर से मुतालिक बताता हूँ। और रिमेंबर, चूँकि हमारा सब्जेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं है और चूँकि आप लोग ट्रांसफार्मर से ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं, तो मैं बहुत ही क्विक रिव्यू करूँगा ट्रांसफार्मर का। बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा, क्विक रिव्यू करूँगा अज्यूमिंग कि आप ट्रांसफार्मर जानते हैं। एंड दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर से मुतालिक कम से कम नहीं है, लेकिन हमें चूँकि उसका मैथमेटिकल मॉडल पढ़ना है तो आपका रिव्यू देना आपको ज़रूरी है। तो बस क्विक रिव्यू करते हैं। आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्यों यूज़ किया जाता है? टू इंक्रीज़ रेंज थ्रू विच पावर इज़ ट्रांसमिटेड। आप जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं, आप जानते हैं कि पावर हाउस यानी कि जैसे बिन कासिम है, के इलेक्ट्रिक के एग्ज़ाम्पल में बिन कासिम है, वहाँ पावर जनरेट होती है। जहाँ जनरेट होती है पावर, वो बिन कासिम बहुत दूर है। और हमारे जो सिटीज़ के अंदर जो घर हैं, घर, ऑफिसेज, मस्जिद, दुकान, शॉप्स, शॉपिंग मॉल, इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बहुत दूर आती है। तो वहाँ से यानी कि जनरेटिंग हाउस से लेकर यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिसिटी हमें ट्रांसमिट होती है, अगर वो ऐसे ही सीधी सीधी ट्रांसमिट हो जाए तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इलेक्ट्रिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसको यूनिट ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो यूनिट ट्रांसफार्मर से जब आउटपुट आता है तो हम ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आते हैं। ट्रांसमिशन लाइन से सारी पावर जो है वो ग्रिड स्टेशन तक ट्रांसमिट होती है। ग्रिड स्टेशन पर एक और ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम ग्रिड ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वहाँ की जो आउटपुट होती है वो फिर क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के बाद से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये जो ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जहाँ डिस्कनेक्ट होती है वो होता है सब स्टेशन। सब स्टेशन के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है, और सम टाइम सब स्टेशन नहीं होता तो पीएमटी होता है, यानी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, और वो भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और वहाँ से फिर घरों में या ऑफिसेज में सप्लाई दी जाती है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है। वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी हो तो पावर का लॉस ना हो। और इसी तरह से ट्रांसफार्मर के और जो पर्पसेस हैं वो ये हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेजेस और हाई करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जिसे हम सीटी और पीटी कहते हैं। आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में काम किया है, तो आपको पता होगा कि पीटी होती है। पीटी क्या होती है? हाई वोल्टेज एम मीटर के ज़रिए, हाई वोल्टेज वोल्ट मीटर पे डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकते, तो हाई वोल्टेज के साथ हम एक पीटी लगाते हैं, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और पीटी की जो आउटपुट होती है वो वोल्ट मीटर में लगा देते हैं। और वोल्ट मीटर के अंदर एक रेशो होता है, वो रेशो वही होता है जो पीटी का रेशो होता है, तो उससे हम हाई वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। सिमिलरली, यानी पीटी जो है वो एक ट्रांसफार्मर है। सिमिलरली अगर हाई करंट मेजर करना हो तो हाई करंट डायरेक्टली एम मीटर में मेजर नहीं हो सकता, तो हाई करंट की लाइन में हम पहले सीटी लगाते हैं। सीटी भी एक ट्रांसफार्मर होता है, और उसकी सेकेंडरी से करंट निकालकर हम एम मीटर में लगाते हैं, और एम मीटर का जो रेशो होता है वो वही रेशो होता है जो सीटी का रेशो होता है। ये सारी बातें मैं क्विक इसलिए कर रहा हूँ और पूरी तरह आपको समझा नहीं रहा ड्राइंग से या डायग्राम से, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर engineers, you have studied transformer in detail and you are working in the industry and you all know what is transformer, what is
PT, what is CT and how to measure high voltages and high currents। तो ये बेसिक ट्रांसफार्मर है जिसको मैंने क्विक रिव्यू किया है। लेकिन अगर फिर भी फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप में से कोई ऐसा है जिसको ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं, तो इसको हम डिटेल से भी समझ लेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और कोई आपको रिलक्टेंट होने की भी बात नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या हुआ? ट्रांसफार्मर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू कॉइल्स प्लेस्ड in close proximity to each other so that there is a mutual inductance between the two coils। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक दो कॉइल का एक डिवाइस होता है जिसमें से एक कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और दूसरी कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड होती है। रिमेंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड होती है। लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में जब वोल्टेज आता है तो वो वोल्टेज इंड्यूस होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुँच जाता है, और इस तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज आ जाता है। और अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखने के बजाय उसमें लोड कनेक्ट कर दें तो सेकेंडरी करंट भी फ्लो करता है। ये मैंने आपको बेसिक सा ट्रांसफार्मर की अभी डेफिनेशन बताई है। ये समझ लें हमारा यूनिट नंबर 1.1 मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 1.2 पे आते हैं।